हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 11 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था मैं वो पूरा बना दिया हूँ। ये एक पूरा प्लेलिस्ट है, तो आप इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसा अभी हम लोग दिसंबर 2023 का देख रहे हैं ना, इसी तरह से मैंने इसका BCS 11 का ही इससे पहले वाले ईयर का भी सॉल्व करवा दिया हूँ। तो मैं उन सब का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 3 का ए नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ एक डायग्राम। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और देखिए ये 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या 3 टायर आर्किटेक्चर सब सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ अ वेल established सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर दैट ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन इंटू 3 लॉजिकल एंड फिजिकल कंपाउंडिंग टीयर्स, यानी कि द प्रेजेंटेशन टीयर, यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन टीयर वेयर डेटा इज प्रोसेस्ड एंड द डेटा टायर वेयर एप्लीकेशन डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें 3 टायर क्लाइंट आर्किटेक्चर ना, ये क्या होता है ना, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं एप्लीकेशन को 3 लॉजिकल पार्ट में। ठीक है, जिसमें पहला रहता है प्रेजेंटेशन टीयर या फिर यूज़र इंटरफेस, मतलब पहला आता है हम लोगों का प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, जिसमें जो यूज़र को दिखता है। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर जिसमें डेटा हम लोग का प्रोसेस होता है, जो भी काम हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एंड द डेटा टीयर, जिसमें हम लोगों का डेटा, जो मेन डेटा होता है वो स्टोर रहता है, वहाँ पे मैनेज होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखिए इसका मेन चीज़ होता है कि ये 3 टायर, तो इसमें मतलब जो भी प्रोसेस होता है 3 टीयर, ये है 3 टीयर। ठीक है, तो पहला है प्रेजेंटेशन टीयर। इसमें क्या होता है, दिस लेयर डील्स विद द यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र इंटरैक्ट एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक वेब ब्राउज़र, मोबाइल ऐप्स और डेस्कटॉप इंटरफेसेस। द प्रेजेंटेशन टीयर हैंडल्स इनपुट वैलिडेशन, प्रेजेंटेशन लॉजिक एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो देखिए इसको सिंपली ऐसा समझिए ना कि आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर में, तो वो लेयर वाइज है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो हम लोग को दिखता है ना, जो यूज़र को दिखता है, वो है प्रेजेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है, तो ये हम लोग से यूज़र इंटरफेस, यानी कि ये हम लोगों के लिए है। ठीक है, इसी में हम लोगों को क्या करते हैं, जो यूज़र करता है वो इंटरेक्ट करता है डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, वो भी हम लोग का प्रेजेंटेशन ही होता है, प्रेजेंटेशन ही लेयर होता है ना, जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करते हैं। वेब ब्राउज़र हो गया, जैसे मोबाइल ऐप्स हो गए, ये सब हो गया हम लोगों का प्रेजेंटेशन टीयर में। इसमें क्या होता है, इस प्रेजेंटेशन टीयर क्या करता है हम लोग का, हैंडल करता है इनपुट, हम लोग जो इनपुट डालते हैं वो, फिर प्रेजेंटेशन लॉजिक, फिर मान लीजिए कोई बड़ा क्लिक किए हैं तो कौन सा ऐप ये खुलेगा, वो सब काम होता है प्रेजेंटेशन टीयर का। ठीक है, और फिर वो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, जैसे कि कोई ऐप खोले, हम लोग यूट्यूब खोले हैं तो जैसे दिखता है ना, इधर ट्रेंडिंग वाला सेक्शन रहता है, यहाँ पे वीडियोज़ रहते हैं, साइड में उसका वीडियो का टाइटल रहता है ना, वो सब पूरा, नीचे उसका टाइमिंग रहता है कितना है वीडियो का लेंथ, वो सब हुआ प्रेजेंटेशन टीयर में। ठीक है, फिर आता है दूसरा एप्लीकेशन टीयर, ये होता है बीच वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, द एप्लीकेशन टीयर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज बिजनेस लॉजिक टीयर और मिडिल टीयर। ठीक है, कंटेन द कोर लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। इट इम्प्लीमेंट्स बिजनेस रूल्स, वर्क फ्लोज एंड एप्लीकेशन फंक्शनलिटी। दिस टीयर प्रोसेसेस यूजर रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टीयर, परफॉर्म नेसेसरी ऑपरेशंस एंड इंटरैक्ट विद द डेटा स्टोरेज टीयर टू रिट्रीव और स्टोर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसके डायग्राम के थ्रू समझिए, ये हो गया हम लोग का प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ क्लाइंट है जो हम लोग को दिख रहा है। फिर बीच में आता है लॉजिक लेयर। ठीक है, जहाँ पे सारा काम होता है, जैसे कि क्लाइंट में, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर में यूज़र ने कुछ इनपुट डाला, कुछ सर्च किया। ठीक है, तो वो सर्वर में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस कर रहा है, ये जो सर्च किया है यूज़र ने, वो यहाँ पे आके पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है। और ये पूरा प्रोसेस करके इसका क्या काम है, ये पूरा प्रोसेस करेगा जो भी है इसको, वो फिर डेटाबेस में जाएगा। ये मेन है लास्ट वाला लॉजिक, मतलब टीयर। ठीक है, ये लास्ट लेवल है। यहाँ पे जाके वो जो सवाल पूछा है उसका जवाब यहाँ पे ढूंढेगा, क्या वो है, अगर होगा तो फिर ये क्लाइंट को वापस भेजेगा। ठीक है, सिंपल इसी तरह से, और वही लिखे हम लोग। ठीक है, दिस टीयर प्रोसेसेस यूज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है उसको रिसीव करता है प्रेजेंटेशन लेयर से, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर से ये चीज़ें एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, और फिर उस पर ऑपरेशन चलाता है। और उसके बाद फिर ये इंटरेक्ट करता है डेटा स्टोरेज टीयर से, यानी लास्ट वाले टीयर से, और उसके बाद जो भी डेटा रिट्रीव होता है वो वापस से प्रेजेंटेशन टीयर पे भेज देता है, वहाँ पे यूज़र को दिख जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन टीयर का। उसके बाद आता है डेटा स्टोरेज टीयर। तो ये क्या होता है,
दिस लेयर, देखिए डेटा स्टोरेज लेयर भी कह सकते हो आप इसको, प्रेजेंटेशन लेयर कह सकते हो, एप्लीकेशन लेयर कह सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, नाम यही है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा स्टोरेज लेयर। तो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द एप्लीकेशंस डेटा, ठीक है, यानी कि वो जो एप्लीकेशन है ना उसमें जो डेटा है ना, ये सारा डेटा किस में स्टोरेज होता है, ये डेटा स्टोरेज में, इसी को आप डेटाबेस भी कह लीजिए, ठीक है। इट्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ डेटाबेसेस और डेटा स्टोरेज सिस्टम्स वेयर structured data is stored. The data storage tier handles data retrieval, storage, manipulation and querying operations. It provides persistent storage for the applications data, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, डेटाबेस की तरह होता है जिसमें सारा डेटा हम लोगों का जो भी उस एप्लीकेशन का जो डेटा है वो सारा इसमें ही स्टोर रहता है। अब ये क्या करता है, यहाँ इसके पास जो भी रिक्वेस्ट आता है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर या फिर लॉजिक लेयर बोलिए, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर को ही लॉजिक लेयर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो भी प्रेजेंटेशन लेयर से जो उसको मिला, लॉजिक लेयर आया, वहाँ पे जो भी काम कर रहा है, तो लॉजिक लेयर इसको आके, यानी एप्लीकेशन लेयर इसमें बोलेगा कि भाई मेरे को ये बड़ा डेटा चाहिए, तो ये क्या करेगा, उस डेटा को रिट्रीव करेगा, ठीक है, मतलब ढूंढेगा कहाँ है, या फिर अगर मान लीजिए कुछ स्टोर करने के लिए दिया है तो डेटा स्टोरेज में आके वो स्टोर हो जाएगा। कुछ चेंजेस करना है डेटा में, मैनिपुलेशन करना है तो वो भी हो जाएगा, और ऑपरेशंस करना है, जैसे कि कोई इससे कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, यूज़र को, तो ये उसको रिटर्न करेगा डेटा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का डेटा स्टोरेज, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है 3 टायर का, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में। अब देखिए मैंने इसको एकदम अच्छे से समझा के लिखा है आपको, आप चाहेंगे तो इसको आप छोटा कर लीजिए, आप चाहेंगे तो इसको पॉइंट में लिख लीजिए, आप चाहेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सटेंड करके लिख लीजिए, ठीक है। ये आप ये बना दीजिएगा, ठीक है, डायग्राम बना दीजिएगा, एकदम सिंपल सा है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा स्टोरेज लेयर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम बैच प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन, ठीक है। तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ रहा है, और वो कैसे बैच प्रोसेसिंग से डिफरेंट होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड concurrently और इन रैपिड सक्सेशन ऑन दिस सिंगल प्रोसेसर, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि एक ही चीज़ पे मल्टी प्रोग्राम हो रहा है, मल्टी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो वही देखिए मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड concurrently ऑन इन रैपिड सक्सेशन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, ठीक है। एक प्रोसेसर पर मल्टीपल प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम द CPU switches between executing different programs giving the illusion of simultaneous execution to user, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, जैसे कि ये आप मान लीजिए 3-4 टैब खोल के रखे हुए, किसी में एक वीडियो चल रहा है, किसी में आप एक सॉन्ग बजा के रखे हो, ठीक है। तो वो सब आपको सुनाई देता है ना पूरा कि वो एक साथ चल रहा है सब कुछ, है ना। तो वो CPU क्या करता है, लगातार स्विच करते रहता है। आप एक साथ 4 काम कर सकते हो, मान लीजिए आप वीडियो एडिट कर रहे हो, ठीक है, साइड में आप थंबनेल को भी बना रहे हो, तो वो सब काम हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि CPU स्विचेस बिटवीन एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। CPU बार बार अपना स्विच होते रहता है, जो आप प्रोग्राम उसमें कर रहे हो, गिविंग द इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन टू यूज़र, यानी कि एकदम लगातार साइमल्टेनियस रूप में सब काम होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए द मेन गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग is to maximize CPU utilization by keeping the processor busy with productive work while minimize idle time, ठीक है। तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन वजह है ना कि CPU को बिजी रखने के लिए, ठीक है, यानी कि CPU को फुल पोटेंशियल से यूज़ करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक काम कर रहे हैं और फिर बाकी काम है, तो CPU को कैपेसिटी और अच्छा खासा है, तो क्या करते हैं ना हम लोग एक साथ बहुत सारा काम करते हैं ताकि CPU को जो कैपेसिटी है वो पूरा अच्छे से यूटिलाइज हो सके, हम लोग एक बार में ही बहुत सारा काम कर सके। उससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो वही है मल्टी प्रोग्रामिंग का हिस्सा। उसके बाद देखिए इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वेयर वन प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सच एज रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू दिस, द CPU कैन स्विच टू एग्जीक्यूटिंग अनदर प्रोग्राम दैट इज रेडी टू रन, ठीक है। दिस ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विथ CPU एग्जीक्यूशन इंक्रीज ओवरऑल सिस्टम थॉटपुट एंड इफिशियंसी, ठीक है। तो मल्टीपल इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम चलाए हो, ठीक है, तो उसमें किसी तरह का इनपुट देना है या फिर किसी तरह का आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो उस इनपुट या आउटपुट में वक्त लग रहा है उसको, ठीक है। वो जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें उसको कुछ वक्त लगने वाला है, कुछ सेकंड का वक्त लगने वाला है, ठीक है।
तो इस बीच क्या करेगा ना, CPU दूसरा प्रोग्राम को चला देगा जो रेडी है अब चलने के लिए, ठीक है। मान लीजिए इनपुट आउटपुट करने में इसको 5 सेकंड लगने वाला है ये प्रोग्राम को, और एक दूसरा प्रोग्राम है B, वो तैयार हो चुका है रन होने के लिए। तो CPU क्या करेगा, वो रुके नहीं रहेगा इसके लिए कि भाई तुम इनपुट दे या आउटपुट दे, ये रुके नहीं रहेगा, वो B वाले पे चल जाएगा और B को शुरू कर देगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, एक साथ देख रहे बहुत सारा प्रोग्रामिंग चल रहा है। तो वही हो गया। इससे क्या होता है ना, दिस ओवरलैपिंग, यानी कि ये जो ओवरलैप किया हम लोग, ये एक प्रोग्राम तो चल ही रहा था, वो थोड़ा देर के लिए रुका तो दूसरा भी चला दिया। इससे क्या होता है ना, हम लोग सिस्टम को और क्या बोलते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, और इफ़िशिएंसी भी हम लोग का बढ़ जाता है, और एकदम हम लोग CPU को अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाते हैं, ठीक है। तो यही हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, आप इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो बना के, ठीक है। आप एग्जैक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए पूछा हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम बैच प्रोसेसिंग। तो चलो बैच प्रोसेसिंग के बारे में भी बता देते हैं। तो देखिए बैच प्रोसेसिंग क्या होता है। बैच प्रोसेसिंग ऑन द अदर हैंड इज अ प्रोसेसिंग मोड इन विच a set of tasks or jobs are executed without user interaction or intervention, ठीक है। In batch processing, program are executed sequentially without interruption, and the output of one program typically serves as the input to the next program in the batch, ठीक है। तो अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है बैच प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है ना, बैच में काम होता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे कोड होते हैं, एक साथ बहुत सारा प्रोग्राम रन करता है, और ये एकदम क्या बोलते हैं सिक्वेंटली होता है, यानी लाइन बाय लाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए 5 वर्क है ABCD, ठीक है, ये 5 हम लोगों को प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो इसमें एक ख़त्म होगा, A से जो आउटपुट होगा वही B के लिए शुरुआत होगी, ठीक है। तो इस तरह से एकदम सीक्वेंस में चलता है, बैच प्रोसेसिंग होता है। इसमें यूज़र का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता कि भाई यूज़र आके कुछ छेड़छाड़ कर दिया, नहीं। ये बैच प्रोसेसिंग एक बार शुरू कर दिए, वो एक बार में पूरा काम करके फिर रुकेगा, ठीक है। इसका आप बैच प्रोसेसिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप मान लीजिए कभी जेरोक्स करवाने जाते हो और आप 8, 10, 15 पेज का जेरोक्स करवाना चाहते हो, तो देखते हो ना वो लोग एक बार अगर मशीन में स्टार्ट कर देता है प्रिंट को, तो वो पूरा बीच में अगर रुकना पड़ जाए तो नहीं रुकता है, वो पूरा प्रिंट होकर ही निकलेगा, वो 15 पेज होकर ही निकलेगा, है ना। तो उस तरह से वो हो गया बैच प्रोसेसिंग का हिस्सा। इसमें यूज़र बार बार हिस्सा नहीं ले सकता कि रोक नहीं सकता या नहीं कर सकता वो सब, ठीक है। तो ये वही लिखा है, एग्जीक्यूटिंग विदाउट यूज़र इंटरेक्शन और इंटरवेंशन, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सिक्वेंटली विदाउट इंटरप्शन, ठीक है, और आउटपुट ऑफ वन प्रोग्राम टिपिकली सर्व्स एज इनपुट टू द नेक्स्ट प्रोग्राम इन द बैच, ठीक है। यानी कि पहला प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वही दूसरे प्रोग्राम के स्टार्टिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जॉब्स आर कलेक्टेड इनटू बैचेस एंड सबमिटेड टू द कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन। द कंप्यूटर प्रोसेसेस दीज जॉब्स इन द ऑर्डर दे वेर रिसीव्ड without any user interaction during execution. Once all jobs in the batch have completed, the results are typically collected and presented to the user or stored for further processing, ठीक है। तो वही लिखे हैं बैच प्रोसेसिंग में। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा बैचेस में मतलब बहुत सारे जॉब उसको दिए हैं, तो वो सबको एक साथ ही कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, कंप्यूटर उसको एक एक करके सबको प्रोसेस में लाएगा, ठीक है। जैसे उसको रिसीव मिला है, मतलब ABCD के रूप में भेजे हैं तो वो ABCD के रूप में ही रिसीव करेगा, अब उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद जैसे ये सभी वर्क खत्म हो जाएंगे, तो और जब तक ये वर्क खत्म नहीं होता है ये पूरा चलते रहेगा प्रोसेसिंग, और फिर जैसे ही ये खत्म हो जाएगा या तो आउटपुट शो कर देगा, या फिर मान लीजिए आगे और कोई काम है तो उसके लिए उस आउटपुट को रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया एकदम सिंपल सा बैच प्रोसेसिंग, और ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। आशा करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल सूडो कोड ऑफ ईच, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए अब लिखते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे इन प्रोग्रामिंग, अ 1 डायमेंशनल एरे is a collection of elements of the same data types arranged in a linear sequence. Each element in the array is accessed using a single index, ठीक है। तो अगर आप लोग हल्का सा भी पढ़ाई किए होंगे तो आपको ये एरे वेरे के बारे में पता होगा अभी तक, ठीक है। तो एरे वही होता है ना, ये इसमें क्या होता है ना, प्रोग्राम में यूज़ होता है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है सेम डेटा टाइप का। यानी कि अगर आप नंबर ले रहे हो ना, मान लीजिए आपके पास 10 स्टूडेंट है, उनका एज आप ये करना चाहते हो, तो आप वो 10 मतलब एज का ना एक एरे बना सकते हो जिसमें 10 स्टूडेंट का एज रहेगा,
और एज तो सब इंटीजर टाइप होता है ना। नंबर किसी का 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 22 होगा, 23 होगा। तो आप उन सब का एक एरे बना सकते हो। तो एरे क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप जिसका सेम होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक एरे बनाओ जिसमें एज भी डाल रहे हो, किसी का नेम भी डाल रहे हो, नहीं। लेकिन एज क्या हो गया? इंटीजर टाइप हो गया, और नाम हो गया कैरेक्टर टाइप। तो ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए। एरे में सेम डेटा टाइप होता है, ठीक है। अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस, यानी लाइन बाय लाइन एकदम सब अरेंज होता है उसमें, ठीक है। ईच एलिमेंट इन द एरे इज एक्सेस्ड यूजिंग अ सिंगल इंडेक्स, और एरे से एक्सेस करना होगा किसी को तो सिंगल इंडेक्स से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इतना लिखोगे, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? वन डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द ऑफ द सेम डेटा टाइप, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, सूडो कोड, अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस, ये भी लिख दीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल बता देते हैं सूडो कोड से। तो वन डायमेंशनल एरे कैसे हम लोगों का डिक्लेयर होता है कोड में, तो उसको देखिए, ये कमेंट लिखा हूँ मैं, इसको आप कोड में मत काउंट कीजिएगा, ये बस आपके दिखाने के लिए कि डिक्लेयर ऑन वन डायमेंशनल एरे नेम्ड नंबर्स टू स्टोर 5 इंटीजर, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कमेंट है, ठीक है। तो कमेंट्स को काउंट नहीं होता है कोड में। यहाँ पे देखिए जब बनाना है तो ये मैंने बनाया है क्या, तो एरे बनाया है किस साइज का? 5 साइज़ का, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नंबर्स, ठीक है। ये मेरे एरे का नाम है, एरे का नाम क्या है? नंबर्स। सूडो कोड के रूप में बना रहे हैं ना, तो इसलिए प्रॉपर कोड नहीं लिख रहे हैं, ये मैंने बस यहाँ पे दिखाया है ये लिख के कि मैंने एक एरे बनाया है नंबर्स नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरे का नाम कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने नंबर्स नाम दिया है। आप यहाँ पे एरे का नाम ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, ठीक है। एरे का नाम नम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मैंने नंबर्स बनाया है, एरे का नाम, और जिसका साइज़ है 5, ठीक है। तो ये मैं बस दिखा रहा हूँ कि वन डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर होता है और उसमें कैसे वैल्यू असाइन किया जाता है। तो देखिए मैंने एरे तो अब बना लिया, लेकिन अभी ये एरे खाली है, ठीक है। 5 साइज़ तो है लेकिन पूरा खाली है, इसमें कुछ है नहीं। तो अब हम लोग इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो असाइन वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट बाय इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन डायमेंशनल में कैसे डालेंगे, तो नंबर्स ऑफ 0, ठीक है, यानी कि नंबर्स 0 पोजीशन में। आपको पता है एरे में हम लोग का 0 इंडेक्स होता है, यानी कि 1 2 3 4 शुरू नहीं होता, 0 1 2 3 से शुरू होता है, ठीक है। यानी 0 से शुरू होता है, इंडेक्स नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ 0 यानी कि 0 पोजीशन पे कौन से एरे में, नंबर्स वाले एरे में 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू डाल दो, तो 10 डाल दो। फिर वही फर्स्ट पोजीशन पे क्या डाल दो, 20, फिर सेकंड पे 30, फिर थर्ड पे 40, और फिर फोर्थ पे 50। यानी कि ये नंबर साइज़ जो है, ये नंबर्स एरे जो है हम लोगों का, इसके अंदर अभी 5 एलिमेंट आ गया है, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब मान लीजिए हम लोग को सब नंबर तो डाल दिया, नंबर्स एरे बन चुका है हम लोगों का, उसके अंदर वैल्यू भी चला गया है। तो मान लीजिए अब हम लोग किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल, प्रिंट नंबर्स 2, ठीक है। यानी कि प्रिंट कर दो, क्या कर दो, इस नंबर्स एरे में से सेकेंड पोजीशन वाला वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर दो। तो प्रिंट नंबर्स 2, यानी कि नंबर 2 पे कौन सा वैल्यू है, तो 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट 30, ठीक है। तो ये था सिंपल वन डायमेंशनल एरे होता है। अब चलिए देख लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे पूछा है ना क्वेश्चन में 2 डायमेंशनल एरे भी क्या होता है। तो चलिए 2 डायमेंशनल एरे, तो 2 डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम फॉर्मेटिंग अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है ना, जैसे 1 डायमेंशनल हो गया, उसमें एक लीनियर लाइन था, यानी सिंगल लाइन में वैल्यू स्टोर होता था। 2 डायमेंशनल में क्या होता है ना, रो और कॉलम के रूप में होता है, ठीक है, यानी कि ग्रिड के रूप में आप इमेजिन कर सकते हो। तो ग्रिड के रूप में यहाँ पे वैल्यू स्टोर होता है, रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। ईच एलिमेंट इन द एरे इज एक्सेस्ड यूजिंग 2 इंडिसेस, 1 फॉर द रो एंड 1 फॉर द कॉलम, ठीक है। तो जैसे 2 डायमेंशनल में हम लोग कैसे होता था, सिंपल इंडेक्स का वैल्यू देते थे, मतलब इंडेक्स दे दिए कि कौन सा इंडेक्स है, यानी नंबर 0 हो गया। तो इसमें अगर हम लोग 2 डायमेंशनल में अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग को 2 इंडेक्सेस देना होगा। एक जो होगा रो को बताएगा कि मतलब किस रो का और किस कॉलम में, ठीक है। यानी कि हम लोग को 2 इंडेक्सेस देना होगा कि भाई फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम वाला वैल्यू हमको निकाल के दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 2 डायमेंशनल काम करता है। इसका भी एक सूडो कोड देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल एरे नेम्ड मैट्रिक्स, ठीक है, टू स्टोर 2 × 2 इंटीजर, ठीक है। तो देखिए 2 डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइज कर देते हैं, इस तरह से। तो मैंने एक एरे बनाया है, नाम क्या है इसका, मैट्रिक्स। मैं कुछ भी दे दिया हूँ, मैट्रिक्स दे दिया हूँ, मैट्रिक्स दे देना सही रहता है, मैट्रिक्स बना रही है। आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD कुछ भी, ठीक है। तो मेरा मैट्रिक्स है और इसका मैंने साइज़ भी डिक्लेयर कर दिया है। तो देखिए इसमें
टू डायमेंशनल में ऐसे बनता है, वन डायमेंशनल में सिंपल बना था 5 साइज का, टू डायमेंशनल में बनेगा रो और कॉलम दोनों, यानी कि मैट्रिक्स 2 और 2, ठीक है। यानी कि ये पहला 2 क्या है, रो, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम का हम लोगों ने एक मैट्रिक्स एरे बना लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सेम वही, आप लोग को पता है ना रो और कॉलम में कैसे होता है, मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो 0 पोजीशन 0 1 0 0 0 1 0 2 है ना, 1 1 1 1 1 2 1 3, इस तरह से जो होता है वो वैसे करके हम लोग यहाँ पे भी टू डायमेंशनल में वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले देखिए मैट्रिक्स 0 × 0, यानी कि 0 रो 0 कॉलम पे कौन सा वैल्यू डाल दो, तो 1, ठीक है। फिर मैट्रिक्स 0, 1, यानी कि 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे कौन सा वैल्यू डाल दो, तो 2। फिर मैट्रिक्स 1th कॉलम रो और 0 कॉलम पे कौन सा डाल दो, 3। और फिर 1 और 1 रो 1 और कॉलम 1 पे कौन सा वैल्यू डाल दो, तो 4। देखिए ये किस तरह से बनेगा, यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा हम लोगों का, ठीक है, जिसमें होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिक्स बना दिया 2 × 2 का, उसके अंदर सारा वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया। अब मान लीजिए हम लोग किसी को एक्सेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, प्रिंट रो कौन सा रो और कौन सा कॉलम, ठीक है। तो मैट्रिक्स में 0th रो पे जो फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो यानी कि 0 रो पे फर्स्ट कॉलम पे कौन सा वैल्यू है, तो 2 है, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये था सिंपल सा 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा हम लोगों को। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का हम लोग को फीचर पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले एक याद है एक्सेल का पूछ रहा था, शायद एक्सेल का पूछ रहा था, फिर मेल का भी पूछ रहा था कि क्या क्या होता है, वही है फीचर बताना है आपको। तो आपने कभी वर्ड यूज़ किया है, कंप्यूटर में यूज़ किए ही होगे अब तक, तो है ना। तो वर्ड क्या, उसमें क्या क्या एप्लीकेशन मतलब फीचर्स होते हैं वो बताना है, ठीक है। तो पहला तो होता है हम लोगों का टेक्स्ट एडिटिंग, सबसे पहला तो वही चीज़ होता है। ये जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा आपको PDF दिख रहा है, ये भी मैंने वर्ड्स पे ही बनाया है। तो चलिए यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। ये देखिए ये वर्ड्स में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वर्ड्स लिख सकता हूँ, है ना, टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ। तो पहला तो यही हो गया, अलाउ बेसिक टास्क लाइक टाइपिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग और पेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकता हूँ, ये देखिए टाइप किया हूँ, तो ये हो गया, मैंने टाइप कर दिया। फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, है ना। मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसे करके देखिए कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आके मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ, ये देखिए पेस्ट कर दिया। फिर मैं हटा भी सकता हूँ, मैं हटा दिया। तो देखिए इस तरह से मैं क्या किया, टेक्स्ट एडिटिंग कर दिया हूँ, है ना। उसके बाद क्या है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, यानी कि ऑफर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर टेक्स्ट इंक्लूडिंग फॉन्ट स्टाइल, साइजेस, कलर्ड, अलाइनमेंट एंड लाइन स्पेसिंग। यानी कि फॉर्मेट करने के लिए भी वो जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको मैं फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। जैसे कि हम लोग उसका फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ को चेंज कर सकते हैं, उसका कलर को चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, यानी कि सेंटर में ला सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं पे भी कर सकते हैं, है ना। और लाइन के बीच में भी स्पेसिंग दे सकते हैं। तो चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ऑफर्स लिखा, मान के चलिए ये मैंने ऑफर्स लिखा है। अभी मैं इसका फॉन्ट साइज़ को यहाँ से देखिए चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये कर दिया हूँ, तो देखिए ऑफर्स का फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, है ना, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। मैं इसका साइज़ को भी बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए मैंने बढ़ा दिया फॉन्ट स्टाइल, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। उसके बाद देखिए टेम्पलेट्स एंड स्टाइल्स, यानी कि प्रोवाइड्स प्री डिज़ाइंस लेआउट फॉर क्विक डॉक्यूमेंट क्रिएशन विथ कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, है ना। यानी कि हम लोग को यहाँ पे ना पहले से ही टेम्पलेट वगैरह भी मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिज़ाइन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये सब टाइटल वगैरह सब मिल के रखा हुआ है। तो हम लोग ये कर देंगे, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी जो पहले से हम लोग का फॉर्मेट में आके फॉर्मेट रहेगा। जैसे हम लोग थीम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह का थीम्स है, तो हम लोग ऐसे करके इन सब थीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग को पहले से क्या रहता है, टेम्पलेट वगैरह दिया रहता है, टेम्पलेट और स्टाइल करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया टेम्पलेट एंड स्टाइल। प्री डिज़ाइन लेआउट वगैरह दिया रहता है जिससे हम लोग तुरंत डॉक्यूमेंट अपना बना सकें। उसके बाद देखिए स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक। तो ये वर्ड में हम लोग का स्पेलिंग चेक भी हो जाता है कि मान लीजिए आप कुछ गलत स्पेलिंग टाइप करोगे ना, और मान लीजिए ग्रामर में भी आपका गलती रहेगा तो वो चेक करके दे देगा। तो वही देखिए लिखा है आइडेंटिफाइज एंड करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। तो अगर आप कुछ गलत ये स्पेलिंग कर दोगे तो ये बताएगा कि भाई गलत है, नीचे रेड बन के आ जाएगा, लेकिन मैंने वो चीज़ ऑफ करके रखा है अपने में, ठीक है। उसके बाद देखिए
ऑटो करेक्ट एंड ऑटो कंप्लीट, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड सजेस्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। तो इसमें ऑटो करेक्ट का भी ऑप्शन होता है। मान लीजिए आप कुछ गलत लिखोगे ना, मान लीजिए आप एप्पल लिखना चाहते हो पर आपने उसका स्पेलिंग गलत कर दिया, तो आपको सजेस्ट करना चाहेगा कि शायद तुम एप्पल लिखना चाह रहे हो, है ना, तो आप उसको सही कर सकते हो तुरंत। उसके बाद है इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इनेबल्स इंसर्शंस ऑफ इमेज, टेबल्स, चार्ट्स, शेप्स एंड मल्टीमीडिया फाइल्स, है ना, यानी कि आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स, जैसे हो गया इमेज कर सकते हो आप, कोई टेबल कर सकते हो, कोई चार्ट्स कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ रहेगा इंसर्ट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देख रहे आप पिक्चर डाल सकते हो, ऑनलाइन कोई पिक्चर डाल सकते हो, कोई चार्ट बना सकते हो, है ना, कोई लिंक वगैरह डाल सकते हो, टेबल बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वो हो गया इंसर्शन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर वो देखिए पेज लेआउट एंड डिज़ाइन, तो इसमें आप पेज को भी, पेज का जो लेंथ होता है, साइज़ होता है, उसको विड्थ हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पेज लेआउट, कस्टमाइज मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस, हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबरिंग, तो आप इसमें सब कुछ कर सकते हो, यानी कि पेज के मार्जिन वगैरह जो होता है साइड से, उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल देगा, वर्टिकल देगा, वो सब, हेडर्स डाल सकते हो सब पेज में, फुटर्स हो जाएगा, यानी नीचे जो कुछ लिखा रहता है वो सब, पेज नंबरिंग कर सकते हो कौन सा पेज है, तो वो सब हो सकता है। फिर देखिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइज, सेव्स, रीनेम्स, सॉर्ट्स एंड सर्चेस फॉर डॉक्यूमेंट इफिशिएंटली, तो आप डॉक्यूमेंट को मैनेज भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत बड़ा PDF है, मैंने इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं उसको सर्च करके भी ढूंढ लूँगा, है ना, तो वो सब हो जाएगा। फिर होता है प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग, तो प्रिंट्स डॉक्यूमेंट विथ कस्टमाइज सेटिंग एंड एक्सपोर्ट्स टू वेरियस फाइल्स फॉर्मेट लाइक PDF एंड HTML, ठीक है। तो इसमें से अब ये जो मैं आपको देखिए यहीं पे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो अगर आपको ये BCS 11 का दिसंबर 2023 का ये सॉल्यूशन PDF, ठीक है, ये PDF जो चाहिए होगा, तो आप, मैं बता चुका हूँ पहले, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके लिए आप सिंपली मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ से मैं ये तो बना तो लिया हूँ, पूरा मस्त डॉक्यूमेंट बना लिया हूँ प्रिंट, तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ PDF के फॉर्म में, HTML के फॉर्म में, तो वो सब भी मैं इससे कर सकता हूँ, प्रिंट करके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया हम लोगों का क्या, तो फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ देखिए मैंने बहुत सारा बता दिया है ना, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, 5 पूछा है ना, तो आप 5 पॉइंट लिख दीजिएगा कोई भी। हम लोग इसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक वगैरह हो जाता है, टेम्पलेट पहले से दिया रहता है, स्टाइल वगैरह, इंसर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट यानी इमेज टेबल वगैरह को, पेज लेआउट कर सकते हैं, यानी कि पेज का साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, हेडर फुटर डाल सकते हैं, है ना। तो और इसमें फिर हम लोग प्रिंटिंग और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, PDF के फॉर्म में प्रिंट करो या फिर वर्ड्स के फॉर्म में प्रिंट करो, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा हम लोगों का क्या, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। और इस वीडियो में इतना ही, मैंने इसमें आपको 3 का सभी नंबर बता दिया, 3 का ABCD पूरा। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, IGNOU BCS से रिलेटेड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी का मैं प्रीवियस से सॉल्व करवाता हूँ। तो एक बार आप जरूर चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा, आपके काम का सभी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अभी आप 1st सेमेस्टर में हो ना, तो आने वाले 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर में आप जो पढ़ाई करोगे ना, उन सब का भी यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। और अभी भी बहुत सारा है, तो आप आराम से देख सकते हो, ये चैनल आपके काम का है आगे, जब तक आप BCA कर रहे हो तब तक, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।